जो वो ग्रंथ है जो पूरे दुनिया को उस रास्ता में चलाने के लिए ऐसे महापुरुष भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के आज डिंडोरी जिले के मैनवानी विकास खंड के अंतर्गत आमाटोला में स्थापित किया गया। आज हम उनके चरणों में सत नमन वंदन करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय से उनके जीवनी को याद करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, उनके इतिहास को याद करेंगे, तब ऐसा लगता है कि अगर ऐसा महामानव अगर किसी अन्य कौम में पैदा होते तो भगवान से बड़ा दर्जा देते। लेकिन ये देश में बहुत सारे अंधभक्तों के कारण, बहुत सारे लोगों के भेदभाव के कारण उसे नज़रअंदाज किया गया। भारत देश में ऐसे महापुरुष पैदा हुए और उनके आज इस ग्रंथ से पूरा देश चल रहा है। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, जो बाबा साहब से घृणा करते हैं, कपट करते हैं और उनसे जलन भावना के रूप में संविधान को देखते हैं, वो संविधान के छत्र छाया से ही उनकी जिंदगी चल रहा है। इसके बाद भी वो घृणा के रूप में देखना, समझना, जानना चाहते हैं। साथियों, उनके इतने डिग्रियां होने के बाद देश विदेश में इनके इतने मान सम्मान हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में उन्हें एक घृणा के रूप में मानते हैं। आज उस महापुरुष के बदौलत पूरी दुनिया चल रहा है। उसके बनाए संविधान के आधार से पूरा दुनिया चल रहा है। उनने संविधान में सारे व्यवस्थाएं दिए हैं। संविधान जब बनाया, अपने अथक प्रयासों से 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे उसको। इतने अथक प्रयासों के बाद जब देश के समक्ष जब ये पूरा कानून बनने के बाद रखने के बाद सारे समुदाय के रहन सहन, खान पीन की सारी व्यवस्थाएं उसमें डली हुई है। संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर रहे इस देश में, जिसके कारण अति पिछड़े लोग, जिसके लिए पूर्ण अधिकार दिया गया है, उनको भी अधिकार नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि इस देश को तो सिर्फ लूटने का काम हुआ है। जब सबसे पहले गोंडवाना का साम्राज्य होता था, उस समय सारे प्रजा खुशी रहते थे। क्यों खुशी रहता था? क्योंकि एक जैसा सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा व्यवहार था। जो जैसा राजा सोचता था वैसे प्रजा सोचता था, जैसे प्रजा सोचता था वैसे राजा सोचता था। इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इतिहास में जाएंगे तो इसी गढ़मंडला में मरावी वंश के जो राजा थे, वो काफ़ी लंबे समय से राज किए। आज उनके इतिहास को भी दबाने का काम किया जा रहा है। उनके राजपाट को छीनने के लिए मुगलों ने इस देश में अतिक्रमण किया। उनके अतिक्रमण करने के बाद जैसे तैसे उस यहाँ के धन संपत्ति को लूट कर वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद अंग्रेज लोग आए। अंग्रेज लोग ने बचे खुचे जितने बचा हुआ था इस देश के लिए, उन्हें भी लूट कर वो लोग भी ले गए। अब भैया वो लोग भी लूट के ले गए, बचे खुचे और भी लोग बचे हुए हैं इस देश में, वो पूरे खत्म करना तैयारी में लगे हुए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं
देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अधिकार हमारा सब कुछ होने के बाद भी है। तो देश के व्यवस्था ऐसी हालत बिगड़ी हुई है, क्योंकि जो व्यवस्था पहले पूर्वजों ने डाले थे, बाबा साहब ने उस व्यवस्था में परिवर्तन करके वोट का अधिकार दिए। पहले राजा होते थे, राजा रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था उसी को राजा बनाते थे। लेकिन जब संविधान में उसमें वोट का अधिकार जब प्राप्त हुआ, दिया गया, तो उसमें राजा बनने का सिस्टम चेंज हो गया। जो वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, वोट डालने के अधिकार प्राप्त हुआ तो पेटी के पेट से राजा पैदा होने लगे। यानी जिसका वोट ज़्यादा होगा वही राजा होगा। ऐसे देश की परिवर्तन आया। जब ऐसे परिवर्तन आने के बाद ये देश में कुछ व्यवस्था सुधार हुआ, कुछ सही चलने लगा, भेदभाव भी होने लगे। होते होते अभी की स्थिति में ऐसे परिवर्तन हो गए हैं साथियों कि लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हैं। ये व्यवस्था इतनी बदल गई है कि लोग भुखमरी के कगार में आने की स्थिति में हो गई है। ये देश इतना परिवर्तन हो गया है कि युवा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। यानी इसलिए अब संविधान के जो महामानव जो निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया है, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाने पीने का अधिकार, इस अधिकार, इस संविधान को आप अपने अपने घरों में रखें और संविधान को पूर्ण रूप से अध्ययन करें। उसमें पूरा अधिकार दिया हुआ है। इसलिए साथियों, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके बनाए हुए आदर्शों को पालन करते हुए हमको एकजुट होने की जरूरत है। अगर एकजुट नहीं हुए, आज तो आप इतना समझदार हो, बाबा साहब तो अकेले कितने कष्ट और परेशानी झेले और झेलते हुए भी आज इस देश के महामानव, इस देश के संविधान निर्माता, और आज उसके पूरे देश दुनिया में उसके नाम से पूजा हो रहा है, उसका मान सम्मान हो रहा है। इसलिए साथियों, उनके बताए रास्ते और उनके बनाए संविधान के अनुसरण करते हुए हम सबको एक होके एक रास्ता में चलना होगा, और तब जाके हम अपना पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त करेंगे। नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस महापुरुष का सम्मान करते हुए, उनके बताए रास्ते में चलते हुए, उनके आदर्शों को पालन करते हुए उनके मार्ग पे चलना है। इस मूर्ति अनावरण में सहयोगी रहे समस्त जनप्रतिनिधि और यहाँ की समिति को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने संवैधानिक के जो निर्माता रहे हैं, संविधान के निर्माता रहे हैं, और संवैधानिक बिंदुओं को समझते हुए उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आपके मन में विचार आया। साथियों, यह बहुत ही एक अच्छा संदेश है हमारे लिए और हमारे समाज के लिए। लेकिन हमको उनके पथ में, उनके मार्ग में चलने के लिए हमको उनके संविधान का भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। जैसा कि बार बार एक बात में बीच अभी आई, हमारे पूर्व वक्ता वालों ने बोला 13-3 का अकेला आदिवासियों के लिए नहीं है। इस बात को ध्यान में रख लें, पहले इस बात को पहले रख लें, क्योंकि ये बात बहुत लोग बोलते रहते हैं। और संविधान को समझने के लिए संविधान को समझना पड़ेगा बोलने से पहले। 13-3 का अकेला आदिवासियों के लिए नहीं है, ये इस देश के समस्त कबीलों के लिए है। लेकिन आदिवासियों को इसलिए इसका महत्व इसलिए दिया गया है क्योंकि आदिवासी प्रकृति को लेकर चलते हैं और आज भी अपनी व्यवस्था को लेकर चल रहे हैं। बाकी लोगों ने अपनी रूढ़ी प्रथाएं खो दी हैं। खो दी कि नहीं खो दी? इस देश में
मुस्लिम समाज है उसकी भी रूढ़ी प्रथा है। वो 3 बार तलाक तलाक बोलता था तो उसको तलाक हो जाता था, वो उसकी रूढ़ी प्रथा है, इस बात को समझिए। इस देश में ईसाई हैं, उनकी अपनी रूढ़ी प्रथा है। इस देश में हिंदू समाज है, उनकी अपनी रूढ़ी प्रथा है। इस देश में आदिवासियों को इसलिए महत्व दिया गया अम्बेडकर जी ने कि वो उनसे सीखे। अभी हमारे मुकद्दम साहब कह रहे थे, नहीं है, वो अपने आप को दलित दलित बोल रहे थे। हम दलित नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखें। हम आदिवासी हैं, गर्व से कहो कहते हैं हम आदिवासी हैं। हम 4 वर्ण में नहीं हैं, ना हम ब्राह्मण हैं, ना हम वैश्य हैं, ना हम बनिया हैं, ना हम शूद्र हैं, हम आदिवासी हैं। इस बात को ध्यान रखें। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, बुरा ना लगे भाई हमारे जो भी वक्तागणों ने कहा है, इसलिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये गलतियां दोबारा ना हो। बोलने से पहले इस बात को ध्यान में रखना सीखें कि हम किस मंच की, क्योंकि मंच होता है, सार्वजनिक मंच होता है। इस मंच से बोली गई बात देश के कोने कोने तक पहुंच सकती हैं। आज मीडिया वायरल है। एक छोटा सा काकरोच सुप्रीम कोर्ट के एक मजिस्ट्रेट ने कह दिया कि इस देश के युवा काकरोच हैं, उसने कहा, लेकिन इस मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फैल गया और उस काकरोच जनता पार्टी बन गई। और कल आपने देखा कि उन्होंने जंतर मंतर में इतिहास रच दिया। तो एक छोटी सी बात अगर कहीं बोली जाती है तो वो देश में कहीं भी पहुंच सकती है। इसलिए बोलने के पहले संविधान के निर्माता के अगर हम मंच में हैं तो संवैधानिक भाषा को हमको समझना पड़ेगा। और संवैधानिक भाषा को समझने के लिए संविधान भी पढ़ना पड़ेगा कि अगर मैं बोल रहा हूं, मरावी जी बोल रहे हैं, तो ये लिखा कहां है, इस बात को ध्यान। इसलिए हम कहते हैं सुनो, समझो, जानो, छानो और फिर मानो। मैं इसलिए कहना पड़ा कि ये बात बहुत बार बार आती है, इसलिए 13-3 का उसको इसलिए आदिवासियों के लिए इसलिए हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि आज भी हम उसको लेके चल रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ पर उस बात को लेकर के हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम है, हिंदू विवाह अधिनियम है, उसकी धारा 2 की उपधारा 2 में स्पष्ट रूप से अम्बेडकर ने कहा है कि ये जो कानून है ये आदिवासियों पे लागू नहीं होते हैं। बोला, लिखा, हिंदू विवाह अधिकार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 2 में स्पष्ट है। इसका मतलब यह है कि हम 13-3 का के सबसे पहले मानने वाले लोग, जानने वाले लोग हैं और उसको हम कर रहे हैं। लेकिन हम दलित नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखें। हमारे इतने, अभी आप हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारे इतनी रियासतें थी, 252 रियासत की, 257 रियासत। हमने इस देश को बनाने में हमने सहयोग किया। हमने अपनी पूरी धन, धरती, जल, जंगल, जमीन सब कुछ दे दिया। मतलब यह है कि हम दलित नहीं थे, हम तो राजे महाराजे थे ना। शासन व्यवस्था थी, इस देश की धरती में शासन व्यवस्था थी, तो दलित कहां से हुए थे? अरे दलित समाज में हमारे संविधान निर्माता जन्म लिए, उन्होंने अपने आप को पूरे वर्ल्ड में एक साबित किया कि हम दलित होते हुए भी और पूरे देश में संविधान निर्माता बनाने के लिए उनको ही क्यों चुना गया? क्योंकि उनके पास में उतनी शक्ति, उतनी थी और उतना ज्ञान था, उतनी डिग्रियां थी कि उनके बराबर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी इस देश में था ही नहीं। इसलिए उनको दिया गया और उन्होंने इस देश में जो व्यवस्था थी कि दलित व्यवस्था जो थी उसको समाप्त करने के लिए, छुआछूत की जो भावनाएं थी उसको उन्होंने समाप्त किया। इस देश में टैक्स की जो व्यवस्था थी, आपने देखा होगा कि केरल तरफ के जो राज्य थे वहां पर स्तन टैक्स होता था, स्तन टैक्स। अगर वहां की शूद्र महिलाएं अगर स्तन ढक लेती थी तो उनसे टैक्स लिया जाता था। जो टैक्स नहीं देता था उसके स्तन काट दिए जाते थे। लोगों को अभी बोलते हैं कि उसको आपराधिक भाषा में क्या बोलते हैं, जिसको 24 घंटे हम मजदूरी लेते हैं ना, मजदूर करने के लिए रखे रहते हैं, बंधुआ मजदूरी। उस बंधुआ मजदूरी को खत्म करके डॉक्टर अंबेडकर ने 8 घंटे की नौकरी बनाई थी, जो चल रही। 8 घंटे की नौकरी बनाई, आज भी चल रही है। लेकिन वर्तमान सरकार ने, आपने देखा होगा मजदूर अधिनियम अभी चेंज हुए हैं, वो 8 घंटे चेंज हो गए हैं। आप लोग मजदूर अधिनियम पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा। मजदूरों के अधिनियम में भी वर्तमान सरकार ने
चेंज कर दिए, हम लोग उसको नहीं समझे क्योंकि पढ़े नहीं। मजदूरों के ऊपर भी अत्याचार हुआ है, वर्तमान में अत्याचार हो रहा है। साथियों, इस देश में सबसे पहले महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी ने, जो ओबीसी वर्ग के थे, उन्होंने स्कूल खोला और उनकी पत्नी ने उनके ऊपर गोबर फेंके गए, कंडे फेंके गए, पत्थर फेंके गए, लेकिन उन्होंने सबसे पहला इस देश में महिलाओं को पढ़ने के लिए पहला स्कूल खोला। तब जाके महिलाएं पढ़ने के एक मार्ग खुला और उसी को देख करके, उन्हीं के मार्ग पर चल के अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए बहुत व्यवस्थाएं संविधान में दी हैं। उनके लिए जब वो प्रेग्नेंट होती थी और उनकी डिलीवरी का होता था, उनको 3 महीने 4 महीने की उनकी छुट्टी थी। आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान सरकार ने उसमें भी कैंची चला दी है। तो अंबेडकर जी के बनाए संविधान में ये वर्तमान सरकार ने कैंची चलाई है। मजदूरों के बनाए संविधान में वर्तमान सरकार कैंची चला रही है। और कर्मचारी अधिकारियों के लिए जो बनाए गए कानून थे उसमें भी सरकार कैंची चला रही है। तो हमको इन सब चीजों पर भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। आपने देखा होगा अभी आपके क्षेत्र में बांध की बात चर्चा चल रही कि भाई विस्थापन, एक अकेला जगह विस्थापन नहीं है। सबसे ज्यादा अगर मध्य प्रदेश में विस्थापन है तो डिंडोरी जिले में विस्थापन है। मंडला में बसनिया बनेगा तो डिंडोरी भी डूबेगा, राघवपुर बनेगा तो वो डिंडोरी शहर तक जाएगा, उधर अपर नर्मदा बनेगा तो करंजिया तक जाएगा, वहां सिवनी नदी में बनेगा तो बिट्ठल देव बांधोन 12 गांव जाएंगे, खरमेर बनेगा तो 8-9 गांव जाएंगे, बुरनेर बनेगा तो 12-15 गांव जाएंगे, और मंडला के तो जाएंगे। ये इतने बांध है भाई। एक बांध की लड़ाई आप 16 राघवपुर की लड़ाई, राघवपुर अकेला नहीं है, ये डिंडोरी जिले के आदिवासियों को डुबोया जा रहा। मतलब मैं तो कहा था, अभी हुआ था, हमने कहा हम डिंडोरी बांध बनाने के लिए तैयार हैं। डिंडोरी जो कोई टिकरिया में बांध बना दो, पूरा डिंडोरी शहर डूब जाएगा। मेरा भी घर आता है, मैं अपना घर डुबोने के लिए तैयार हूं, मगर बनना चाहिए बांध वहां। क्यों नहीं बनाया जाएगा? क्योंकि सबरे लोग वहीं बसते हैं, राजनीति वाले, उनकी जंगल जमीन उनकी है, वो कंक्रीट शहर डूब जाएगा। वो अपना शहर बचाने के लिए यहाँ के लोगों को डुबो रहा है। बसनिया गांव कहाँ है? बन रहा है कहाँ? उड़ारी में, बसनिया के नाम है। यानी बसनिया में पहले बना था, बसनिया में बनाते तो वहां के राजनीतिक लोगों की जमीन डूब जाती, जिन लोगों ने खरीद के रखे हैं। वो अपना जमीन बचाने के लिए उड़ारी में बना रहे हैं। आपने चिंकी नदी का सुना होगा, चिंकी बांध नरसिंहपुर में, वहां पर बन रहा था। कुर्मी पटेल, लोधी पटेलों की जमीनें डूब रही थी। उनके जो जनप्रतिनिधि थे प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने अपनी सरकार से बात की, बांध को छोटा कर दिया। बांध को छोटा कर दिया तो पटेलों की भूमि बच गई, आदिवासियों की भूमि डूबी जा रही है, अब बांध बन रहा है। यानी हमारे यहाँ के जो सांसद लोग हैं वो अपने समाज के लिए क्या बात नहीं कर सकते क्या? हमारे यहाँ के विधायक हैं वो बात नहीं कर सकते क्या? जब प्रहलाद पटेल अपनी सरकार से अपने बांध को नीचा कर सकता है तो ये तुम भी तो थोड़ा छोटा कर सकते हो। इनके मुंह में दही जमा है क्या? मेरे कहने का मतलब यही है, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। और कोई भी बात किसी भी तरीके से कहीं भी, हम संवैधानिक व्यवस्था में मानने वाले लोग हैं, संविधान व्यवस्था को जानने वाले लोग हैं और संविधान व्यवस्था से चलने वाले लोग हैं, तो इसलिए संवैधानिक व्यवस्था को हमको करना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारे बीच में पूर्ति जी उपस्थित हुए हैं, हम इस मंच की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में अंबेडकर जी की प्रत्येक वर्ष में कहीं ना कहीं अंबेडकर जी की प्रतिमा को कोई ना कोई तोड़ देते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश शहर हो चाहे मध्य प्रदेश शहर हो। अभी अनूपपुर शहर में एक बिरसा मुंडा जी की मूर्ति तोड़ दी गई 2 दिन पहले। तो ये मूर्ति तोड़ता कौन है? मूर्ति तोड़ता कौन है, इस बात को मैं बता देना चाहूंगा। कल जो काकरोच पार्टी थी, कल वो जंतर मंतर में अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी। पूरा देश जान रहा था कि काकरोच पार्टी वहां अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। लोगों, हिंदू संगठन के लोग बीच में पहुंच गए कि हम इनको दबोच देंगे। अरे वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर रहे हैं, मांग लेकर के, उन्होंने अनुमति लेके कर रहे हैं, फिर भी तुम बीच में घुस करके उनको विघ्न डाल रहे हो। मतलब ऐसी मानसिकता के लोग ये मूर्ति तोड़ते हैं। तो इसलिए मूर्ति
जो है हमने रखी है, इस व्यवस्था के लोग, ऐसा नहीं कि हमारे जिले में भी नहीं, हमारे जिले में भी हैं। आपने देखा होगा बिरसा मुंडा की जो मूर्ति सबसे पहले जहां उद्घाटन होने वाली थी उसको उद्घाटन नहीं किया गया। वो मूर्ति आज भी वहां पर नगर निगम के, नगर परिषद के संग्रहालय में या किसी हॉस्टल में पड़ी है। बाद में जाके वो बिरसा मुंडा नगर वो आखिरी कोने में बना दिए पहाड़िया ऊपर, जहां कोई ना देखे है। तो ये जो व्यवस्था है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि कौन है? सरपंच से लेकर सांसद तक आदिवासी हैं। गलती किसकी है? आदिवासियों की गलती है। हम दोष देते हैं दूसरे को, सबसे बड़ी गलती है तो ये आदिवासी समाज की गलती है, जो सरपंच से लेकर सांसद तक आदिवासी बनते हैं लेकिन आदिवासी समाज के लिए नहीं सोचते हैं। तो साथियों, दूसरों को दोष देने से अच्छा है इस समाज के लोगों को, हमको भी इनका घर घेरना पड़ेगा, हमको भी सांसद का घर घेरना पड़ेगा, हमको भी विधायक का घर घेरना पड़ेगा। यानी समाज, हम प्रतिनिधि क्यों बनाते हैं? सरपंच बनता है प्रतिनिधि कि इस गांव के सरपंचायत का जो क्षेत्र है इसकी व्यवस्था के लिए सरपंच निर्वहन करेगा। जो कोई भी कमी है तो हम किसके पास जाते हैं? सरपंच के पास जाते हैं। जनपद की समस्या होती है तो हम जनपद सदस्य के पास जाते हैं कि भैया ये 3-4 पंचायत हैं, इसमें आपको अपनी तरफ से अगर कुछ मिल रहा है तो यहाँ पर आपको विकास करना है। जिला पंचायत क्षेत्र में अगर 30-40 पंचायत आती हैं तो उतने क्षेत्र की जो व्यवस्था है वो जिला पंचायत के सदस्य करता है। अगर विधायक बनता है तो विधायक को इसलिए पहुंचाया जाता है कि वो इस क्षेत्र की बात, इस सुख दुख की बात है वो कहाँ पर विधानसभा में रखेगा। सांसद के क्षेत्र की बात है, 3-4 जिलों में जितने संसदीय क्षेत्र आते हैं उतने क्षेत्र में अगर कोई समस्या हो तो सदन में बात रखना है। लेकिन ये बात यह है कि आज तक यहाँ के विस्थापितों की बात नहीं रखी जाती है। साथियों, इस बात को ध्यान रखना है कि संवैधानिक व्यवस्था को जानने समझने के लिए हमको अपनी व्यवस्थाओं के साथ भी हमको पढ़ना और लिखना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में 3-3 ग्राम सभाएं हैं। आप लोग एक ग्राम सभा को जानते हो कि हमारे यहाँ ग्राम सभा है। आपके यहाँ गांव में आप बोलते हैं रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा, तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा जो है, रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा आपके गांव में जब आपका गांव बना तब से लेके वो हमारी रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा चल रही है। दूसरा, आपके यहाँ पर पेशा ग्राम सभा 15 नवंबर 2022 को पेशा ग्राम सभा हमारे मध्य प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र के 89 विकास खंडों में लागू हुआ है। वहां पर अब पेशा ग्राम सभा चालू है। लेकिन एक तीसरी ग्राम सभा होती है वन अधिकार ग्राम सभा। वो वन अधिकार ग्राम सभा के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत ही धीमी गति से काम चल रहा है। जल जंगल जमीन का जो मामला है, हम बोलते हैं जल जंगल जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और मैं कहता हूं कि पट्टा कहां है, तो पट्टा किसी के पास नहीं है। तो साथियों, ये पट्टा बनाने का अधिकार, ये पट्टा बनाने का कानून जो है 1 जनवरी 2008 से पूरे देश में लागू है, जिसको फॉरेस्ट राइट एक्ट कहा जाता है। लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून की जो बातें हैं हमारे डिंडोरी जिले में शून्य गति से, उसकी धीमी गति से उसका काम चल रहा है। हमारे सभी साथी कार्यकर्ता बंधुओं से हमारा अनुरोध है कि जल जंगल जमीन का अगर आपको मालिकाना हक लेना है तो आपको सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों की प्रक्रिया अपने अपने गाँवों में करना पड़ेगा। तब जाकर के बहुत सारे चीजों को आप रोक सकते हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया को अगर आप नहीं चलाए, जय सेवा जय बड़ादेव करते रहेंगे तो साथियों, जय सेवा जय बड़ादेव में हमारा धार्मिक आस्था होती है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों को लेने के लिए आपको संवैधानिक व्यवस्थाओं को आपको पालन करना पड़ेगा। इतना कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब को संविधान लिखने का मौका मिला, उन्होंने संविधान लिखा और ये बिखरे हुए समाज को 4 वर्गों में संगठित करके SC ST OBC के रूप में पहचान दिया। उसके पहले यहाँ के मूल निवासियों को किसी प्रकार का पहचान नहीं था। जब बाबा साहब संविधान लिख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भाई वल्लभ पटेल को संविधान लिख कर के जब सौंप रहे थे, उस समय की घटना है। हम साहित्य के माध्यम से, हमारे विचारकों के माध्यम से हम उस बात को जान सके हैं।
वही बात मैं आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। तो उस समय जो है बाबा साहब के आंसू टपक गए थे कि मैं कुछ गलत लोगों के हाथ में संविधान सौंप रहा हूँ। मैंने काफ़ी मेहनत करके उस संविधान को लिखा है, लेकिन इसका गलत उपयोग करने पर यह संविधान सही साबित नहीं हो सकेगा, ऐसा उन्होंने शंका जताया था। और आज वही बात बाबा साहब की जो भविष्यवाणी सत्य निकला, तो सही साबित हुआ। आज़ादी के 78 साल से हमें जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिला। आखिर उस अधिकार के लिए हमको लड़ना पड़ता है, उसके बावजूद भी हमें वह अधिकार नहीं दिया जाता है। ये बहुत बड़ी छलावा हमारे देश के मूल निवासियों के साथ हो रहा है। आज हम अपने समय तो गुजार दिए, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसका क्या होगा, यही हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। आज हमारे जो यहाँ तक जो हम डेवलप हुए हैं वो संविधान की वजह से है। आज अच्छा से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी आज धंधा व्यापार से लेकर के वो सब संविधान की देन है। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिया। एक समय ऐसा था कि बनिया ही व्यापार करेगा और ब्राह्मण ही पूजा पाठ करेगा और क्षत्रिय ही राज करेगा, और शूद्रों को तीनों वर्ण का सेवा करने का कानून संचालित था हमारे देश में। लेकिन आज बाबा साहब ने सभी को बिना भेदभाव किए उन्होंने अधिकार दिया है। हम बाबा साहब के सभी ऋणी हैं और बाबा साहब ने अपना नाम अमर कर किए हैं। उनके जीवनी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। उनका जो संघर्ष है, उनका जो जीवन है, इस देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक बाबा साहब के बारे में नहीं पढ़ाया गया। ये बड़ी खेद का विषय है। लेकिन हम कुछ संगठनों के माध्यम से कि बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इस बात को मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि हमें पूरे संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एसटी हूँ तो मुझे एसटी के अधिकार ही जानकारी हो, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। उसको पढ़ने के लिए 3 साल 4 साल लगेगा, डिग्री डिप्लोमा करना पड़ेगा। इसलिए मैं ज़रूरी नहीं मानता कि पूरी संविधान को ही रटा जाए, पढ़ा जाए, हर व्यक्ति पढ़ सके, उसके लिए समय हो, ऐसा नहीं है। जो ज़रूरी बातें हैं, अपने जो स्पेशल राइट्स हैं, उन अधिकारों को जान लो, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हम भी कुछ ऐसे संवैधानिक कैडरों में गए हैं, कुछ पॉइंट अनुच्छेद धाराओं को हमें बताया गया है, उन्हीं धाराओं के ऊपर हम बात रखते हैं। और जिन धाराओं के बारे में हमें जानकारी नहीं है उनके विषय में हम बात नहीं रखते हैं। तो SC ST OBC को बाबा साहब ने बहुत अधिकार दिया है, लेकिन उन अधिकारों के बारे में हमको जानकारी न होने की वजह से हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने अपने आत्मा से बोला था कि जब आर्यों का आगमन हमारे देश में हुआ, ईसा पूर्व, अलग अलग इतिहासकारों के मतानुसार, इतिहासकारों ने अलग अलग मत से लिखा है कि 1500 वर्ष पहले या 2500 वर्ष पहले या 3000 वर्ष पहले, ऐसा अलग अलग इतिहासकारों का मत है। जब आर्य और अनार्यों का जब संघर्ष हुआ तो लड़ते लड़ते हमारे लोग अपने देवधामी माता मढ़िया लेके जंगलों में चले गए, वो आदिवासी कहलाए। और जो आखिरी दम तक लड़ते रहे वो शेड्यूल कास्ट, जिसे SC कहा गया,
और जो लड़ते लड़ते अपने आप को सरेंडर कर दिए वो आज ओबीसी है, जो 3,500 लगभग जातियां होते हैं। तो ये बात मैंने 2012 में बोला था, ये मेरे अध्ययन था, लेकिन इसमें कितना सच्चाई है वो आप समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बातें आत्मा से निकली हुई बात सही कहलाते हैं। इस बात को मैंने 2004 में भी ईवीएम के विषय में भी बिना सोचे समझे मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कुछ भी संभव है, उसको सही काम करवाओगे तो वो सही करेगा, गलत करवाओगे तो गलत करेगा। इस बात को मैंने बोला था। मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये कब रुकेगा? जब आपका डर भगेगा, डरते रहोगे, पिटते रहोगे और आपका शोषण होता रहेगा। आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1871 से जब हमारे देश में जनगणना शुरू हुई, उस समय हमारा एक अलग से रीजन कॉलम था जो 1951 तक चला। आप 51 का गूगल करेंगे, 9वें नंबर पे आपको ट्राइब्स के नाम से आपको रिलीजन कॉलम मिल जाएगा, धर्म कॉलम जिसको कहते हैं। लेकिन आज आपका कोई धर्म का कॉलम नहीं है। ये बात हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। और जिस समाज का अगर धर्म नहीं होता, उस समाज का बाप नहीं होता। जिस समाज की भाषा नहीं होती, उसकी माँ नहीं होती। जिसकी माँ और भाषा नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? अनाथ कहलाते हैं, गुलाम कहलाते हैं। और जब तक आप गुलाम बने रहोगे, तब तक आपका शोषण होता रहेगा और आप लोग सहते रहेंगे। आप लोगों को जेल में डाला जाएगा। मेरे सगा समाज के लोगों, जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने हृदय से लड़ना सीखें, अपने हृदय से डर निकालना सीखें। जिस दिन आपने डरना बंद कर दिए, उसी दिन से आपका शोषण होना खत्म हो जाएगा। 1961 में तत्कालीन गवर्नमेंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जब हमारा रीजन का जो कॉलम था, उसको बिल पास करके समाप्त किया। क्या हमारे समाज के लोगों से पूछा? हमारे समाज के लोगों से सहमति ली? जी नहीं ली, बंद किया गया। वहीं से हम लोग गुलाम रिलीजन के तौर पर, धार्मिक तौर पर हुए हैं। कहीं ईसाई में जाना तो मुस्लिम में जाना तो हिंदू धर्म, क्योंकि प्रत्येक मानव कुछ ना कुछ माने बगैर जी नहीं सकता है, मजबूरी थी। इसलिए मेरे सगा समाज के लोगों, आज अगर हमको ब्राह्मण जाति से हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारे भाई हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवाद है, जिसके माध्यम से हमारे लोगों का शोषण किया जा रहा है, मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता और न ही हमारे आदिवासियों को स्वीकार करना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो ये मानकर चलेंगे कि आर्टिकल 244 धारा 5(2) में स्पष्ट है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी नहीं ले सकता। लेकिन आज पट्टे की जमीन से विस्थापन हमारे लोगों को किया जा रहा है। इसका स्पष्ट मतलब है जो आदिवासियत थी उसको समाप्त कर दी गई है, उसको हमको जानना पड़ेगा। हमारे समाज के लोग आदिकाल के रहने वाले इस भारत माँ की धरती के हैं और आदिकाल से रहने वाले सभी लोग आदिवासी हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हों। हमारा ये मानना है, यदि अगर आज हम जातियों में बटे हैं, ये एक साजिश की बू आती है। केवल 2 ही जातियां थी, नर और मादा, पुरुष और महिला। इसके अलावा कोई जाति नहीं थी। प्रकृति के वो उपासक हैं। जब प्रकृति भेद नहीं करती तो हमारे जातियों का भेद क्यों? ये हमारे समाज के लिए प्रश्न है। मेरे सगा समाज के लोगों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आज मेरे पास समय कम है, मुझे कहीं और जाना है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। जब भी अगर मौका मिलेगा चलाया, जिसको कहते हैं महाड़ सत्याग्रह, जो तालाबों में पानी पीकर जो है हमारे लोगों को
एक अधिकार दिलाया था, जिसके तहत जो है आज हम कुआं और बावली और तालाबों में जो है पानी पीते हैं। इसलिए हमको समझना चाहिए। कमेरा समाज के सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे जो पढ़े लिखे युवा साथी हैं उन लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझें, ताकि जो है उस बाबा साहब के लिखित संविधान को पढ़ें और अपने अधिकारों को पहचानें। जैसे यहाँ जो है हाट बाजार लगता है, ये सब जो है अगर बाबा साहब अपने संविधान में नहीं लिखता तो आज भी हम हाट बाजार भी नहीं लगा पाते। लेकिन सुनने के लिए लोग जो है उसके जीवनों को अनदेखी करते हैं। मगर ऐसा कब तक करेंगे? जब तक ऐसा करेंगे तब तक जो है हम लुटते और पिटते रहेंगे। और वही ग्रंथ जो है हमको एक जातियों में बांट दिया। जिस तरह से जो है हम ये दूसरे समाज में पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते, जिसको कहते हैं 6743 जातियों में बांट दिया, वह ग्रंथ है मनुस्मृति। और हम जो है आज उसको ढो रहे हैं, इसके प्रताड़ित भी हो रहे हैं, इसके बाद में भी ढो रहे हैं। इसलिए साथियों समझना पड़ेगा। और जो है जब तक हम जो है जो बुद्धिजीवी हैं उनकी संगति हम नहीं करेंगे, विचारों को नहीं सुनेंगे, तब तक जो है हम जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं तो ये सरकार जो है पुलिस के बल से हमारे लोगों को अगर एक दो बोलेंगे उनको जो है बंदूक के नोक में रखकर जो है उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, ताकि समाज में जो है जन जागृति न आए। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं कि हम 85% लोग हैं, लेकिन आज जो है हम यहां देख रहे हैं 85% लोग हैं, मगर 5% भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम जो है आज लुटते पिटते हैं। आज जो विस्थापन हो रहा है, हमारे युवा साथी, हमारे समाज जो है अलग अलग संगठन, अलग अलग समाज में बटे हुए हैं। इसलिए जो है आज हमारे ऊपर जो है जो 3% के लोग हैं हमारे ऊपर राज करते हैं। हम 85% होते हुए भी आज भी जो गुलामी का स्वीकार कर रहे हैं। अगर जिस दिन हम 85% लोग जाग जाएंगे और बोल 85 का जो नारा है उसको समझ जाएंगे, तो हम जो है इस देश में जो है अपना सत्ता कायम कर सकते हैं। आज जरूर हम कहते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं, मगर आज़ाद नहीं। एक अंग्रेज गया, दूसरा अंग्रेज यहाँ अभी स्थित है। इसलिए सत्ता हस्तांतरित हुआ है, कोई आज़ादी हमको नहीं मिली है। इसलिए मेरे साथियों, नौजवान साथियों, सभी लोग जो है अपने अधिकारों को समझना है। और ख़ासकर जितने भी ओबीसी समाज के हैं, मंडल कमीशन आर्टिकल 340 को समझना है। और जैसे कहते हैं विधि का बल जो 13(3) का में मिला है, वो विधि का बल जो है सभी के लिए मिला है, मगर हम लोग जो है समझते नहीं, क्योंकि उसके तहत जो है हमारे नियम सियम परंपरा शादी ब्याह सब लोग जो है करते हैं। और बाबा साहब के हम नियमों को नहीं मानते। जब शादी ब्याह करते हैं तो उसके मंत्र से करते हैं, और जब न्याय के मौका आता है तो हम जो है बाबा साहब के उस लिखी हुए मंत्र के पास जाते हैं। अगर जिस दिन जो है बाबा साहब के मंत्र को समझ जाएंगे तो हम जो है उस मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस पाखंडवाद के समय नहीं पड़ेंगे। और जब तक जो है हम 85% एक साथ नहीं होंगे, ये डरने वाले लोग नहीं हैं जब तक कि ये 85% नहीं एक साथ नहीं होंगे। क्योंकि जिस दिन जो है बोल 85 का नारा लगता है तो ये 3% लोगों के हवा निकल जाता है। इसलिए साथियों, जो महामानव वामन मेश्राम साहब कहता है, डीएनए के अनुसार हम जो है यहाँ के मूल निवासी हैं, और जिनका डीएनए R1RA है वह विदेशी है। ये टाइम ऑफ इंडिया में छपा था 2000 में। इसलिए साथियों मेरी बातों को आपने सुना, और एक चंद लाइन बोलकर जो है मैं अपनी बातों को यही समाप्त करूंगा। शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों के माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। इसलिए साथियों मेरी बातों को आपने सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय गोंडवाना।